कहाँ से शुरू करना है? हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी कि जो व्यापार करने आए थे वो व्यापार उनका युद्ध में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में क्या होता है, कंपनी और जो नवाब था बंगाल का, उन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा बहुत हाई लेवल यानी कि इंटेंसीफाई हो जाता है, वो झगड़ा बढ़ जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो बंगाल को एसर्ट किया था, तो वहाँ का जो नवाब था उसने वहाँ पर ऑटोनॉमी कर ली थी, यानी कि जब तक औरंगजेब था तब तक तो नवाब जो था वो रूल तो करता था, लेकिन वो औरंगजेब के अंडर कंट्रोल में रहता था। वो परमिशन लेता था अगर कहीं उसे वॉर के लिए जाना है, ठीक है ना, हर कंडीशन के लिए परमिशन लेता था। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रूव करता है और ऑटोनॉमी कर लेता है, ठीक है ना। तो रीजनल पावर जो थी वो इस टाइम पे क्या बोल रही थी, इमर्ज होकर के आ रही थी। तो मुर्शिद कुली खां जो थे वो ही एक व्यक्ति थे वो जिन्होंने बंगाल का फाउंडेशन किया और बंगाल के अंदर एक इंडिपेंडेंट किंग बन करके उभर के आए, ठीक है। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां थे, अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला थे जो बंगाल के नवाब बने। हालांकि मुर्शिद कुली खां के बाद और भी थे, सुजाउद्दीन था, ठीक है ना, सुजाउद्दीन था, उसके बाद में ये आपके अलीवर्दी खां थे, अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला थे। तो जो सिराजुद्दौला आपके नवाब बने थे बंगाल के, ये जो थे अब तक के स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, ठीक है। इन्होंने कंपनी को किसी प्रकार का कंसेशन देने से मना कर दिया था, ठीक है ना, और इन्होंने कंपनी के जो राइट्स थे उनसे बहुत सारा ट्रिब्यूट की डिमांड करी थी कि तुम हमारे एरिया के अंदर व्यापार कर रहे हो तो तुम्हें उसके बदले हमें ट्रिब्यूट्स देने पड़ेंगे, ठीक है ना। ट्रिब्यूट्स को आप गिफ्ट भी मान सकते हो या किसी प्रकार का कोई पेमेंट भी मान सकते हो, ठीक है। ऐसा इन लोगों ने बोला क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन जो आपकी कंपनी थी उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने एक तो पहली बात तो उसने मना कर दिया क्या करने से, किसी प्रकार का ट्रिब्यूट देने से नवाब को। दूसरी बात उसने शुरू कर दिया कॉइन्स को मिंट करना, यानी कि वो अपना ही कॉइन मिंट करना शुरू कर रही थी, अपने ही पैसे खुद से चला रही थी, ठीक है। और उसने अपना फोर्टिफिकेशन जो था ना उसको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि वो फोर्टिफिकेशन जो पहले कर रही थी ना, अपने एरिया में चारों तरफ से दीवारें बड़ी बड़ी लगा के उसके अंदर वेपन्स बना रही थी, अपने एरिया को कवर कर रही थी, वो उसने और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। तो कंपनी जो थी ना, ठीक है बेटा, तो जब कंपनी के जो राइट्स थे ना, कंपनी ने अपना मिंट कॉइन करना शुरू कर दिया था, तो उससे क्या हुआ, उसने फोर्टिफिकेशन इंक्रीज़ कर दिया। तो जो कंपनी क्या कर रही थी, अब अपने लूटने का काम शुरू कर रही थी, ठीक है ना, डिकॉइट करना शुरू कर रही थी, डिसिट करना शुरू कर रही थी। उसने क्या क्लेम करा कि कंपनी जो है वो बंगाल की जो सरकार है ना उससे तो कंपनी क्या करती है, जब बंगाल के, क्योंकि बंगाल की सरकार के पास बहुत पैसा था, बंगाल जो था एक बहुत ही रिच प्रोविंस था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पर रिवर्स फ्लो कर रही थी, ठीक है। तो कंपनी जो थी वो चाहती थी कि वो बंगाल से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करे, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू किसके कंट्रोल में था, नवाब के कंट्रोल में था। और नवाब के हाथों से रेवेन्यू आपको तभी मिलेगा जब आपको उसको बैटल में हराना पड़ेगा। जब वो आपसे हार जाएगा तो उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको ट्रिब्यूट देनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक तो बंगाल के कंट्रोल में, बंगाल किसके कंट्रोल में था, नवाब के कंट्रोल में था। तो नवाब ने बोला कि तुम टैक्स दो, क्योंकि ये एरिया मेरा है और तुम मेरे एरिया के अंदर अगर ट्रेड करना चाहते हो तो उसके बदले में तुम्हें मुझे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने टैक्स को देने से मना कर दिया और नवाब के द्वारा भेजा गया जो लेटर था जिसमें नवाब ने बोला था कि तुम्हें टैक्स देना है, उस लेटर की भी क्या करी थी, डिसरिस्पेक्ट करी थी, ठीक है। तो इस सब को देख करके नवाब को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील हुआ, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ। और जो कंपनी थी उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो भी क्या कर रहे थे, जो आपके नवाब ने तो बोला था कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही करेगी, ठीक है, ट्रेड करेगी तो ड्यूटी फ्री, लेकिन जो उसके ऑफिसर्स थे वो भी ट्रेड फ्री कर रहे थे। तो ड्यूटी जो थी वो रिमूव हो चुकी थी, ट्रेड उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था। और ट्रेड अगर उनका इंक्रीज़ होगा तो उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और पैसा ज़्यादा मिलेगा तो फोर्टिफिकेशन ज़्यादा करवाएंगे, सेटलमेंट्स ज़्यादा करवाएंगे। तो अगर वो अब तुम सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई एरिया है, तुम्हारे घर में आकर के कोई और इंसान तुम्हारे घर के कमरों पर कब्जा करता चला जाए तो तुम्हें गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी। तुम उससे बोलोगे ना, ठीक है तू कमरा रह रहा है तो रेंट तो दे, वो रेंट भी देने से मना कर दे, कमरों पर कब्जा करता चला जाए, उसे पैसा बहुत खूब कमाने लग जाए तो तुम्हें गुस्सा आएगी। तो ऐसे ही नवाब को भी गुस्सा आ रही थी कि ये बंगाल का एरिया मेरा है, जबरदस्ती यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। और ट्रेड करने को बोला, अब तुमने बोला किसी एक इंसान के तू फ्री में रह ले, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों को भी ला ला के फ्री में रख रहा है तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा। यही कंपनी कर रही थी, कंपनी से बोला गया था कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ट्रिब्यूट के बदले में। लेकिन कंपनी क्या कर रही थी, खुद तो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर ही रही थी और भी जो ऑफिशियल्स थे उनको भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करवा रही थी। तो इससे क्या होगा, नवाब का पैसा कम होगा, भाई नवाब को जो रेंट मिलता था रेंट मिलेगा नहीं, नवाब का खजाना खाली होगा, तो नवाब को क्या आएगा, गुस्सा आएगा। और जब नवाब को गुस्सा आएगा तो नवाब कंपनी के ऊपर अटैक करेगा और कंपनी फिर लड़ाई करेगी, नवाब को हराएगी।
ठीक है, तो ट्रेड से किसकी तरफ बढ़ गए हम, बैटल की तरफ बढ़ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बैटल कौन सा है आपका, बैटल ऑफ प्लासी। जब अलीवर्दी खां की डेथ हो जाती है 1756 में, तो अलीवर्दी खां के बाद जो अब आपके नवाब बनते हैं वो बनते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है ना। तो सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं और कंपनी क्या बहुत ज़्यादा चिंता में थी, क्योंकि वो क्या चाहती थी कि उसे कोई ऐसा राजा मिल जाए जो केवल नाम मात्र का राजा हो, पपेट रूलर हो। जैसे पपेट्स होते हैं जिनको आप अपने हाथ के मुताबिक उनको घुमाते हैं, वो ऐसे ही घूमते जैसे कि तुम अपने हाथ चलाते हो। वो चाहता था कि ऐसा रूलर मिल जाए जिसको मैं अपने मुताबिक काम करवा सकूँ, मैं बोलूँ उठ तो उठेगा, मैं बोलूँ बैठे तो बैठेगा, यानी पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में। वो ऐसा नवाब चाहते थे, लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा नवाब बनना नहीं चाहता था। सिराजुद्दौला एक पावरफुल रूलर था, पावरफुल नवाब था। वो कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेयर करना चाहता था, कंपनी को फोर्टिफिकेशन से रोकना चाहता था, ठीक है ना, और उनको बोलना चाहता था कि आप भी रेवेन्यू पे करिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो। लेकिन कंपनी उनसे कोई बातचीत नहीं कर रही थी। तो नवाब को गुस्सा आया और नवाब ने जो इंग्लिश की फैक्ट्री थी काशिम बाजार, उस पर अटैक करा अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ में। वो अपने साथ 30,000 सैनिक लेकर के गया और काशिम बाजार में जो फैक्ट्री थी कंपनी की उस पर अटैक करा और उसको कैप्चर करा, ठीक है ना। और वहाँ पर जो कंपनी का वेयर हाउस था, वेयर हाउस मतलब क्योंकि कंपनी तो ट्रेड करती थी और ट्रेड करती तो उसका सामान रखा रहता होगा वेयर हाउस में, उस वेयर हाउस को क्या कर दिया उसने, कैप्चर कर लिया, उसको लॉक कर दिया और जितने भी सारे के सारे इंग्लिशमैन थे सबको हरा दिया और सबको वहाँ से भागना पड़ा। और वहाँ कहाँ तक पहुँचना पड़ा, शिप्स तक पहुँचना पड़ा, ठीक है ना। और फिर बाद में वो कलकत्ता पर मार्च कर गए और कंपनी के फोर्ट को उसने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, ठीक है बेटा। तो जब उसने अटैक करा ना तो उसने कैप्चर कर लिया क्या, अब उसके वेयर हाउस को, और उन लोगों को इंग्लिशमैन्स को मजबूर कर दिया कि उन्हें वहाँ से छोड़ करके भागना पड़ा, ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद में कलकत्ता गया, कलकत्ता में उसने कंट्रोल कर लिया। कलकत्ता में क्या कर रखा था, कंपनी ने अपना फोर्ट बना रखा था, उस फोर्ट का नाम था फोर्ट विलियम, ठीक है। ये बात जब कलकत्ता के जो आपके कंपनी के ऑफिसर जो कि मद्रास में थे उस टाइम पे उनको पता चली तो उन्होंने तुरंत अपनी फोर्स भेजी। और फोर्स को कमांड कौन कर रहा था, फोर्स को कमांड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि अब अंग्रेजों को जब पता चलेगा कि उनकी फैक्ट्री पे कंट्रोल कर लिया गया है और कलकत्ता के फोर्ट पर कंट्रोल कर लिया गया है तो कंपनी का नवाब गुस्सा आएगा, कंपनी को गुस्सा आएगा, कंपनी गवर्नर गुस्सा आएगा। और कंपनी गवर्नर कहाँ पे था, मद्रास में था। जैसे ही उसे पता चला तो रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ अपनी सेना को लेकर के चल दिया कि क्या करने के लिए, सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो अपनी फोर्स भेजता है रॉबर्ट क्लाइव कंट्रोल में। तो नवाब की जो फ्लीट थी उस समय तक वापस जा चुकी थी वहाँ कलकत्ता के फोर्ट को कंट्रोल करने के बाद में, जब तक क्योंकि भाई एरोप्लेन और गाड़ियाँ तो चल नहीं रही थी, कितनी जल्दी आ जाएगा, धीरे धीरे ही पहुँच पाएगा। कहाँ, मद्रास। मद्रास आपका पता है कहाँ है, जो तमिलनाडु है ना वो आपका मद्रास है और जो आपका वेस्ट बंगाल है वो आपका कलकत्ता है। तो वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। जब वो पहुंचा तब तक आपका नवाब वापस अपने महल में जा चुका था, अपने एरिया में जा चुका था। अब वो चला तो गया, अब उसने वार डिक्लेयर कर दिया। उसने बोला था अब बोला कि अब सिराजुद्दौला से मैं लड़ूंगा। और उसने जो युद्ध किया उस युद्ध का नाम क्या था बेटा, बैटल ऑफ प्लासी। क्यों, क्योंकि वो प्लासी ही जगह थी जिस जगह पर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव आपस में लड़ाई करेंगे 1757 में। इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। पूछा जाएगा बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ, तो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कमांड कर रहा था उसकी आर्मी को, है ना। इस युद्ध के अंदर आपका, इस बैटल के अंदर नवाब हार जाता है, ठीक है ना। और फोर्स को लीड कौन करता है, मीर जाफर करता है। मीर जाफर जो था ना व्यक्ति, वो बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट व्यक्ति था। वो अपने मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का कमांडर था, यानी सिराजुद्दौला की का जो सेना थी उसको कमांड करने वाला मीर जाफर था। और मीर जाफर जो था रॉबर्ट क्लाइव के साथ में ब्राइब्स में शामिल हो गया था, रिश्वत में शामिल हो गया। और उसने क्या कर दिया, अपनी ही सेना, अपने ही राजा को धोखा दे दिया और उसने युद्ध में उतरने से मना कर दिया। इस वजह से जो आपका सिराजुद्दौला था वो हार गया और हारने की वजह से सिराजुद्दौला का क्रश कर दिया गया। सिराजुद्दौला को मार दिया किसने, मीर जाफर के बेटे मीरान ने, ठीक है ना। मीर जाफर का बेटा था मीरान जो कि उसके सेना का कमांडर का था। वो जब वापस से अपने युद्ध से भाग रखा, क्योंकि भाई वो तो पता था नवाब की सेना ने जब लड़ने से मना ही कर दिया तो अब नवाब तो कुछ कर ही नहीं सकता, नवाब तो हार ही गया। जब नवाब वहाँ से अपने आप ही जान बचाने के लिए वहाँ से भागा, महल में पहुँचा तो वहाँ पे इस मीर जाफर जो कि धोखेबाज था, उसने धोखा दिया था राजा को, उस धोखेबाज के बेटे ने उसको वहाँ पर कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। तो बैटल ऑफ प्लासी एक जीता था किसने, कंपनी ने, लेकिन ये एक तरीके से चीटिंग के द्वारा जीता गया युद्ध था, ठीक है। अब देखो आगे, प्लासी में हारने के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मैंने आपको बताया मीर जाफर के
बेटे के द्वारा, ठीक है। हालांकि इसे मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। क्यों मीर जाफर ने सेना को लड़ने से मना कर दिया? क्योंकि कंपनी ने मीर जाफर को लालच दिया था कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें राजा बनाएंगे, हम तुम्हें नवाब बनाएंगे। ये लालच कंपनी ने मीर जाफर को दिया, इसीलिए मीर जाफर ने अपने राजा को सपोर्ट नहीं किया, सेना को लड़ने नहीं दिया, और अब जाकर के क्या हो गया, मीर जाफर को कंपनी ने नवाब बना दिया, राजा मीर जाफर बन गया। लेकिन कंपनी को क्या चाहिए था? पैसा। कंपनी नहीं चाहती थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाऊं यानी कामकाज करूं, वो केवल राज करना चाहती थी। जैसे कि तुम लोग घर में हो, तुम कोई काम नहीं करना चाहते, पर तुम लोग चाहते हो कि बैठे बैठे ही हम लोगों को हमारा सारा काम हो जाए, पैसा मिल जाए, तो कोई काम क्यों ही करना चाहेगा। कंपनी नहीं चाहती थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, पर वो चाहती थी बस अपना ट्रेड को एक्सपेंशन करना, और चाहती थी कि बिना युद्ध करे ही उसको लोकल रूलर्स का सपोर्ट मिल जाए और उनसे बहुत सारा पैसा मिल जाए, जिसकी मदद से वो अपना ट्रेड को क्या कर पाए, एक्सपेंड कर पाए, अपने ट्रेड को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाए। धीरे धीरे करके कंपनी ने अपने बहुत सारे एरियाज को डिस्कवर कर लिया था। और जो पपेट नवाब था, जो मीर जाफर था ना, अभी रियल पावर का नवाब नहीं है, इसको नवाब बनाया किसने? कंपनी ने। तो किसी कंट्रोल में रहेगा? कंपनी के। कंपनी जैसे चाहेगी वैसे इसको नचाएगी। कंपनी बोलेगी 10 लाख दे तो उसे 10 लाख देने पड़ेंगे, नहीं तो कंपनी इसको राजा से हटा देगी। कंपनी बोलेगी मुझे ये एरिया चाहिए तो उसे वो एरिया उसको देना पड़ेगा। यानी कि ये केवल नाम मात्र का पपेट रूलर था, असली रूलर नहीं था, क्योंकि ये अपना कोई भी कंट्रोल कर ही नहीं सकता था विदाउट कंपनी की परमिशन से। कंपनी ने इसको खूब लूटा, खूब सारे से पैसे मांगे, यानी कि इसकी पूरी सॉवरेनिटी, रिस्पेक्ट पूरी खत्म कर दी। मीर जाफर ने प्रोटेस्ट करा, मीर जाफर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, ठीक है ना। तो मीर जाफर को भी कंपनी ने हटा दिया नवाब के। मैंने कहा था ना, मीर जाफर जब जब मना कर देगा कंपनी को पैसा देने से, कंपनी उसको नवाब की पोजीशन से हटा देगी, क्योंकि नवाब बनाया किसने था? कंपनी ने। कंपनी ने मीर जाफर को नवाब की पोजीशन हटा दिया, और दोबारा जो मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, उसको बना दिया राजा कि तुम बनो राजा। मीर जाफर भी नहीं सहन कर पाए भाई ना, राजा मतलब राजा होता है, तुम राजा को नौकर की तरह ट्रीट करोगे तो राजा नहीं रह पाएगा। तो राजा को, मीर कासिम को गुस्सा आया और उसने बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई करी। बक्सर एक जगह है बंगाल में, वहां पर उसने लड़ाई करी 1764 में, ठीक है ना। और उस लड़ाई के दौरान नवाब जो था, उसकी सेना थी, उसकी सेना को कितना ज़्यादा ट्रिब्यूट देना पड़ा? 5 लाख। क्यों? क्योंकि मीर कासिम भी बैटल ऑफ बक्सर के अंदर कंपनी से हार गया था, ठीक है। इसके बदले में मीर कासिम को हर महीने का कितना पैसा देना था कंपनी को? 5 लाख रुपए उसको हर महीने कंपनी को देने थे। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में हार गया था, है ना। और दोबारा से मीर जाफर को ही फिर से राजा बना दिया गया। पहले सिराजुद्दौला राजा था, मीर जाफर ने चीटिंग करी, मीर जाफर को राजा बनाया, ठीक है। मीर जाफर ने जब अपना राजा बनने की कोशिश करी, अपना रिबेल करने की कोशिश करी, तो कंपनी ने उसको भी राजा से हटा दिया। फिर उसके दामाद मीर कासिम को बना दिया। फिर मीर कासिम ने बोला कि मैं भी ऐसे नहीं रहूँगा, तुम मुझे अपनी कठपुतली से घुमाते रहते हो, पैसे मांगते रहते हो, मैं नहीं दूंगा पैसे। तो उसने जब अपना मुंह उठाया, अपने पैर उठाए और बैटल ऑफ बक्सर लड़ा, तो उसको भी हरा के उसको भी हटा दिया। फिर दोबारा से मीर जाफर को ही राजा बना दिया। यानी कि कंट्रोल केवल कंपनी कर रही थी, ये राजा तो केवल नाम मात्र के लिए आ रहे थे, जा रहे थे, जनता को दिखाने के लिए, ठीक है। पूरा युद्ध का खर्चा उससे मीर कासिम से ले लिया था, मीर जाफर से ले लिया। 1765 में मीर जाफर की हो जाती है मृत्यु, ठीक है ना। अब कोई और नवाब इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना अच्छा नहीं था कि उसे राजा बनाया जा सके। 1765 में मुगल एम्परर जो होता है फाइनली कंपनी को दीवानी का राइट दे देता है। दीवानी का राइट मतलब क्या है? अब बंगाल के किसानों से जितना भी टैक्स होगा, जितने भी बंगाल के लोग टैक्स देंगे, उस टैक्स को कलेक्ट कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ऐसा राइट किसने दे दिया? मुगल एम्परर शाह आलम ने दे दिया। किसको? कंपनी को। कब दिया? जब बैटल ऑफ बक्सर के अंदर मीर कासिम और शाह आलम और आपके सिराजुद्दौला ये तीनों हार गए थे। तो उसको मुगल एम्परर को मजबूर किया गया कि उसको दीवानी के राइट्स देने पड़े बंगाल के अंदर कंपनी को, ठीक है। कंपनी जो थी पहले से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी, लेकिन अर्ली 18th सेंचुरी तक आते आते कंपनी में अपना ट्रेड बहुत ज़्यादा इंडिया में एक्सपेंड कर लिया। बहुत सारे गुड्स उसने इंडिया से खरीदे, ठीक है ना, गोल्ड और सिल्वर के बदले में। पहले वो क्या करता था? पहले उसे हमारे यहाँ से कोई सामान खरीदना होता था ना, तो वो अपने यहाँ से सोने और चांदी लेकर के आता था, क्योंकि वो उनके यहाँ पे हमारे वाले सिक्के तो बनेंगे नहीं कि उन सिक्कों को देकर के वो हमसे खरीदे। तो वो क्या लाते थे? सोना चांदी लाते थे, क्योंकि सोना चांदी तो हर जगह चलता है, हर जगह उसकी वैल्यू बराबर रहती है। अब क्या होता था? इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता है, क्योंकि हमारे देश से व्यापार बहुत ज़्यादा होता था और व्यापार करते थे लोग सोना चांदी के बदले, ठीक है ना। लेकिन अब कंपनी के पास आ गया था दीवानी राइट बंगाल का, कंपनी को मिलने लगे थे बहुत सारे पैसे। अब कंपनी ने सोना चांदी के बदले नहीं करा ट्रेड, अब कंपनी हमारे ही पैसों से, हम लोगों से ही ट्रेड कर रही थी। इसका मतलब अब हमारे पास में बाहर से सोना चांदी आना बंद हो गया था कंपनी की वजह से, ठीक है।
तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद धीरे धीरे करके कंपनी ने अपना दीवानी राइट एसॉप्शन करना शुरू कर दिया, पैसा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, है ना। अपने सारे खर्चे उसने भारत के खजाने से निकालना शुरू कर दिया। कॉटन और सिल्क के कपड़े जो भारत से वो खरीदती थी उनका खर्चा भी वो हमारे ही देश के पैसों से करती थी ख़त्म। बहुत सारी कंपनी की जो ट्रूप्स थी, ठीक है, जो बिल्डिंग्स बनाती थी, सबका खर्चा, कलकत्ता फोर्ट, सब कुछ जो कर रही थी, सबका पैसा हमारे बंगाल की जो दीवानी से उसे मिल रहा था ना, उससे कर रही थी। अपना कोई पैसा वो अपने यहाँ से लेकर के नहीं आते थे। इतना प्रॉफिट उन लोगों को हो रहा था। कंपनी के जो ऑफिशियल थे वही नवाब बन गए, और नवाब को वो क्या कहते थे, मजाक उड़ाते थे। नवाब को नबोब्स कहते थे, नवाब नहीं कहते थे उसको, नबोब करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे उस शब्द, क्योंकि हमें वो अनकल्चरल समझते थे, ठीक है ना। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कल्चरल, बहुत ज़्यादा आपके संस्कृति वाला समझते थे, और हम लोगों को अनकल्चरल और एक तरीके से बाइब्स तरीके समझते थे कि हम लोग बिल्कुल अनकल्चरल है। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी ने जब ज़्यादा पावर एक्वायर कर ली, ज़्यादा अथॉरिटी एक्वायर कर ली, तो धीरे धीरे करके क्या होने लगा, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उन्होंने शुरू कर दिया क्या, अपने आप को नवाब की तरह शो करना, ऑर्डर्स देना, सब कुछ अपने आप को नवाब की तरह शो करना शुरू कर दिया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में क्या होता है, जो नवाब था बंगाल का, उसको फोर्स किया गया कि उसे लैंड देनी पड़ी, ठीक है ना, पैसे देने पड़े उसको, बहुत सारे गिफ्ट देने पड़े कंपनी ऑफिशियल्स को। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद ने इतना ज़्यादा पैसा कमाया था मद्रास से, जब वो इंग्लैंड गया था 1743 में वापस, जब वो 18 साल का था। सोचो, रॉबर्ट क्लाइव 18 साल का था जब भारत से वापस गया था 1743 में, और वापस आया था फिर वो 1765 में वापस आ जाता है। 1767 में जब उसने भारत को छोड़ा था तब उसके पास में 4 लाख, ठीक है ना, 1102 आपने पॉन्ड्स कराए थे, ठीक है। ये पॉन्ड्स का साइन बना हुआ है, जो कि वहाँ पे ब्रिटेन की करेंसी थी, ठीक है। उसको बंगाल का उसको जो था अपॉइंट किया गया था, कहाँ, गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल आपके कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है, जिनको कब अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल, 1764 में। उनसे बोला गया था कि आपको कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से करप्शन को रिमूव करना है, ठीक है ना। हालांकि वो खुद भी करप्शन में इन्वॉल्व था, उसके ऊपर बहुत सारे केस चले थे ब्रिटिश की पार्लियामेंट के अंदर करप्शन के मामले में 1772 में। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी संपत्ति कमा करके ले गया था वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर, इस वजह से उसने सुसाइड कर ली थी 1774 के अंदर, ठीक है। क्यों रही थी? क्योंकि उसको पता था उसके ऊपर बहुत सारे ब्राइब्स के, क्राइम के क्या लगे, इल्जाम लगे, उसे विक्टिम बनाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि बहुत सारा पैसा लेकर के गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करी थी, सुसाइड करी थी 1774 में, ठीक है। तो और जो कंपनी, हालांकि केवल और केवल कंपनी के ऑफिशियल्स ही नहीं थे जिन्होंने पैसा कमाया था, ठीक है, क्लाइव की तरह, बल्कि बहुत सारे और भी लोग जिन्होंने पैसा कमाया था। बहुत सारे लोग थे भारत के जो बीमारी में, युद्ध में मर गए थे, ठीक है। उसकी वजह से उनको करप्ट प्रैक्टिस, डिसऑनेस्ट में भी देखा गया था। ज़्यादातर जो लोग थे ना, जो बहुत ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड के थे, अपर मोस्ट उनकी डिज़ायर्स थी, उन्होंने भारत से बहुत पैसा कमाया जब वो ब्रिटेन वापस गए। एक तरीके से कंफर्टेबल लाइफ उन्होंने जी, जैसे आज के टाइम पे कोई इंसान IPS IAS बन जाता है तो वो सोचता है ना कि एकदम शहनाजों वाली जो है हमारी लाइफ होगी, उस तरीके से उस टाइम पे उन ऑफिशियल्स की जो होती थी लाइफ होती थी जब वो वापस ब्रिटेन जाते थे, क्योंकि लोगों को लगता था ये इंडिया से वापस है, इसके पास बहुत पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा करके लेकर के जाते थे अपने जब देश में जाते थे, ठीक है ना। वो नवाब को क्या बोलते थे, नबोब्स बोलते थे, ठीक है ना, अपनी भाषा इंग्लिश वर्जन के अंदर, है ना। और जो अपस्टार था लोगों का ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर, धीरे धीरे करके रिडिकुल होने लगा, प्ले बनाते थे वो लोग, कार्टून्स बनाते थे हमारे यहाँ के जो नवाब थे उनका मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है। अब देखना है कंपनी रूल एक्सपेंड। कंपनी रूल एक्सपेंड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।